कैसे भैया? आओ। जोरदार तालियों से स्थानों पर खड़े होकर आदरणीय दीपू भैया का अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश के युवाओं के युवा हृदय सम्राट हम सभी के मार्गदर्शन अग्रज पंडित श्री अभिषेक गोपाल भार्गव जी के आग्रह है आप सीधे ही से बताकर दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। सागर से जिला पंचायत सदस्य कृषि स्थायी समिति के माननीय अध्यक्ष श्री संतोष पटेल जी बताएंगे आप भी वरिष्ठ प्रधान की कृपा करें। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित कर आज के इस जिला स्तरीय कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ आप सभी अपने स्थानों पर विराजमान हो। जितने भी लोग बाहर खड़े हैं आप सभी से आग्रह है कि आपके बैठने की व्यवस्था के लिए कृपया अपना स्नान करने की कृपा करें। मध्य प्रदेश के युवाओं के आदर्श आदरणीय पंडित श्री अभिषेक गोपाल भार्गव जी से आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। जिला पंचायत प्रमुख श्री ठाकुर जी। किस क्लास में हो आप? सेकेंड ईयर। क्या कर रहे हो? बीए। टैलेंटेड लड़की है। जनविज्ञान परिषद के विकास में समन्वयक श्री उमाशंकर उपाध्याय जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप भी आगे प्रभारी दीपू भैया का पुष्प ऐड कर अभिनंदन करें। भाजपा युवा मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष आपसे भी आग्रह है युवा मोर्चा की ओर से आदरणीय दीपू भैया का पुष्प ऐड करके उनका अभिनंदन करें। युवा मोर्चा के युवा अध्यक्ष भाई कुलदीप पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। प्रदेश में जिले के लोगों की सेवा का संकल्प लिया था उसकी प्रशंसा जितनी भी करे उतनी कम है। बीते दिनों आपने देखा होगा कि गढ़ाकोटा में एक उत्सव का कार्यक्रम हुआ जिसमें 2100 कन्याओं का एक साथ हुआ है। माननीय मंत्री पंडित श्री गोपाल भार्गव जी ने संकल्प लिया था कि उन्होंने जीवन में 21,000 कन्याओं को कन्यादान लेना चाहते हैं। उस 21,000 कन्याओं का कन्यादान समारोह उस दिन पूर्ण हुआ था। हम अपने घर परिवार में एक व्यक्ति की शादी करें तो बहुत परेशान हो जाते हैं और महीनों सालों तैयारी में लगता है, पर आदरणीय दीपू भैया ने अपने कुशल मार्गदर्शन से 21,000 कन्याओं का संकल्प पूर्ण कराया और उस दिन जो लाखों लोग उस समारोह के दिन बता रहे थे। ऐसे आदरणीय दीपू भैया को मर्यादा के साथ आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हम युवाओं को आदरणीय प्रदर्शन बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। बोले भारत माता की। युवा संवाद के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान एक आदर्श उदाहरण के रूप में खासतौर से युवाओं के लिए यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, समस्त समाजसेवी, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे सभी सम्मानीय अतिथिगण और मेरे प्रिय युवा साथियों। वैसे युवा संवाद इस कार्यक्रम का नाम है, लेकिन संवाद जब दो तरफा हो तो बेहतर होता है। अब हम लोग तो कई स्तरों पर अपनी बात रख देते हैं, मंचों पर खड़े होकर भाषण दे देते हैं, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में अधिकांश राजनीतिक लोगों के सामने वालों की बातें नहीं सुनी जाती। होता है ना, आपने नहीं देखा होगा। अगर युवा संवाद है तो संवाद हमेशा दो तरफा होना चाहिए, ताकि संवाद करने वाले दोनों ज्ञान प्राप्त कर सके। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो पूर्ण ज्ञानी हो। समझ रहे हो ना आप? है क्या कोई? कोई नहीं। संभव ही नहीं है
कि एक आदमी को सारे आइडियाज दिमाग में आए। वो कहते ना कि एक आइडिया मेरे पास है, एक आइडिया आपके पास है, अगर अपन शेयर करेंगे तो दो दो आइडिया दोनों के पास हो जाएंगे, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी, अगर एक कॉर्डलेस माइक आप लोगों को भी दिया जाए तो ये दो तरफा संवाद होगा। सबसे पहले तो मैं हमारी भाभी आदरणीय मंजू कटारे जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे ऐसा मैं अपेक्षा नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा उद्बोधन उनका रहेगा। उसका कारण है, जैसे अभी मैं अंदर आया तो ये चश्मा लगा के अधिकांश लोग सोच रहे होंगे कि स्टाइल मार रहे है ना। जो व्यक्ति किसी को जानता नहीं है तो शुरू में हम उसके हाव भाव से, उसके बोलचाल से, उसके पहनावे से उसके प्रति धारणा बना लेते, परसेप्शन होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये नजरों का चश्मा है, थोड़ी सी उसमें स्टाइल और फैशन मिला दिया है, लेकिन ये आंखों के लिए थोड़ी आंखें कमजोर है। स्टार प्लस ठीक है, दूरदर्शन थोड़ा मेरा कमजोर है, तो पीछे तक के बच्चों को अच्छे से देख पाऊं, उनके चेहरों के एक्सप्रेशन पढ़ पाऊं। देखिए क्या होता है कि जो वक्ता होता है ना, जो बोलने वाला होता है, उसे सामने वाली बैठने वाली श्रोता जिसको अपन कहते हैं या जनता कह लो, उनके एक्सप्रेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एक्सप्रेशन पढ़ के आपको समझ में आएगा कि सामने वाला आपको झेल रहा है या वास्तव में मजे ले रहा है ना। एक बार क्या हुआ कि हमारे एक राजनीतिक कार्यक्रम में एक दक्षिण भारत के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बहुत बड़े नेता आए। अब चूंकि आप सभी लोग जानते हो कि दक्षिण भारत के लोगों की हिंदी कैसी होती, उनको बोलने में भी परेशानी और हम लोगों को समझने में भी परेशानी। अब हुआ क्या कि सामने 1000 युवा बैठे थे। अब उन्होंने भाषण देना शुरू किया। आधे घंटे तक उन्होंने जो भाषण दिया उसमें 1000 युवाओं की संख्या 100 बची। 900 धीरे धीरे उठकर जाने लगे, और जब लोग जाने लगे तो ऊपर बैठे नेताओं ने, जैसे अभी आप लोगों ने ये गेट लगाने की जवाबदारी सौंप दी थी ना कि कोई बाहर ना जा पाए, ऐसे ही लोगों को अंदर बिठाने की जवाबदारी हमारे यहां भी सौंप दी गई। अब जो सामने बैठे थे, जो उठ नहीं सकते थे नजरों के संकोच के कारण, वो जोर जोर से हर बात पर ताली बजाने लगे कि कम से कम अब तो खत्म करो। अब उस ताली बजाने का उल्टा रिएक्शन ये हुआ कि वो जो सम्मानीय नेताजी थे उनको लगा मैं बहुत अच्छा भाषण दे रहा हूं, तो जो भाषण आधे घंटे में खत्म होना था वो 1.5 घंटे तक चला। 1.5 घंटे तक हम लोगों को पूरा भाषण सुनना पड़ा, क्योंकि हम लोग मंच पर बैठे थे। जो परसेप्शन की बात मैं आपसे कर रहा हूं, ये जब हम एक दूसरे को पहचानते नहीं है, जानते नहीं, उनकी कार्यप्रणाली से परिचित नहीं होते, तो हम सामान्यतः उसके हाव भाव से, उसके पहनावे से, उसके बोलने से उसके बारे में एक परसेप्शन बना लेते हैं। खासतौर से महिलाओं के बारे में सामान्य रूप से पुरुषों का यह परसेप्शन होता है कि ये बहुत अच्छी वक्ता नहीं होंगी, यह तो गृहिणी होंगी, साड़ी पहनकर आई है तो घर चूल्हे की बात करेंगी, भले ही राजनीति में आ गई, जिला पंचायत सदस्य बन गई, जनपद अध्यक्ष बन गई, कुछ भी बन गया हो, लेकिन यह तो इनकी पति की काबिलियत है या इनके पिता की काबिलियत है या इनके घर में रहने वाले पुरुषों की काबिलियत है जिसके कारण वह उस पद पर आ गई। सामान्यतः यह परसेप्शन महिला नेत्रियों के प्रति सामान्य जनमानस का होता है कि नहीं होता। लेकिन जब भाभी यहां से उद्बोधन दे रही थी तो मुझे लगा कि धर्मेंद्र भैया की क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी तो भाभी ही में है। और जब हम बाहर निकलते हैं, परेशानी में आते हैं, तो सबसे पहले हमें गाली किसको देना? पॉलिटिशियन को। किन पॉलिटिशियंस ने पूरा देश खराब कर दिया। चारों ओर भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार, गंदे ही गंदे लोग पॉलिटिक्स में भरे हुए। अपन अच्छे हैं, अपन इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते। पॉलिटिक्स एक कीचड़ है, राजनीति एक कीचड़ है। अगर कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा कि नहीं करेगा? होगा। लेकिन अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि कोई और उतरकर इस कीचड़ को साफ कर दे, हमारे कपड़े गंदे ना हो। अच्छे लोग जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, देश की पॉलिटिक्स अच्छी कैसे होगी? आप बताइए। हो सकता है क्या बाहर से आप
सारे नज़ारे देखते रहो और कहो कि पॉलिटिक्स अच्छी हो जाए, नहीं संभव। अच्छे लोगों को, खासतौर से युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को, जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा है और जिनकी नीयत ठीक है। करने का जज्बा तो कई लोगों के अंदर होता है, लेकिन पता चला कि पॉलिटिक्स में आके सबसे पहले नीयत खराब हो जाती है, हमें पैसा कमाना है। और जैसे ये पैसा कमाने वाली बुद्धि आपकी होती है, फिर सारी क्वालिटीज आपकी खत्म होना शुरू हो जाती है। फिर ना वो जज्बा बचता है, ना वो संवेदनाएं बचती हैं, ना वो तत्परता बचती है, कुछ नहीं। फिर तो केवल दिमाग चलता है कि रुपया कहां से आए। इसीलिए राजनीति में मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि राजनीति में रहो तो एक लक्ष्य को लेकर साथ चलो। क्यों? क्योंकि राजनीति में बदनामी भी सबसे जल्दी होती है और राजनीति में नाम भी सबसे जल्दी होता है। आप विधायक बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, सांसद बन जाओगे, सरपंच बन जाओगे, जिला पंचायत सदस्य बन जाओगे तो आपका नाम हो जाएगा, लेकिन उतनी ही तेजी से आपकी बदनामी भी शुरू हो जाएगी। और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन उन आरोप प्रत्यारोपों से घबराना नहीं चाहिए। वह इसलिए नहीं घबराना चाहिए क्योंकि दुनिया क्या कह रही हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है। हमारा हृदय क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, उससे ज्यादा आपको मतलब रखना चाहिए। अगर आपका मन साफ है, आपने कोई गलती नहीं की, आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो दुनिया में आप हर व्यक्ति की नजरों में नजरें डालकर बात कर सकते हो। हर मंच पर खड़े होकर आप अपनी सत्यता की पुष्टि कर सकते हो। लेकिन अगर आप भ्रष्टाचारी हो, बेईमान हो, तो गांव का एक गरीब आदमी जब आपसे ऊंची आवाज में बात करेगा, तब आपको अपनी नजरें नीची करनी पड़ेगी।